मैं पिछली बार भी बोला था आपको, शायद मेरी नसीहत आपके समझ में नहीं आई और ठोक ठोक के बोला था, एक एक शब्द का जवाब दिया था आपको इसी सदन के अंदर। विपक्ष शुरू से तंज कसता था कि ये तो साहब पर्ची की सरकार है, कहां से आ गई। मगर मैंने प्रथम बजट भाषण के दौरान भी कहा था, ये पर्ची नहीं, ये विजन, विकास, जुनून, गांव, गरीब, किसान और प्रदेश को नए आयाम तक ले जाने वाली सरकार है। मगर विपक्ष के कोई दिमाग के अंदर आपके बैठे ही नहीं, तो उसका तो मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि आपको दवाई दे दूं और आपके ऊपर जादू हो जाए। ये काम तो आप जादूगरी कर सकते हैं। जो कहा वो किया हमारी सरकार ने। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 की और जिसे 12,000 भी करेंगे। महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर 50% का आरक्षण। पेपर लीक मामलों का त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया। हमने 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियों देने का वादा किया। 1 वर्ष के अंदर 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी। करीब 73,000 पदों के ऊपर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मात्र 1 वर्ष के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल के राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। गौशालाओं के अनुदान के लिए 10% की वृद्धि एवं 2024-25 में 700 करोड़ की राशि प्रदान की। माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभाओं के अंदर 1,000 करोड़ की सड़कें आपको भी मिली थी ना, पिछली बार आप भी तालियां बजा रहे थे। प्रथम वर्ष में 206 करोड़ की लागत से अटल प्रगति पथ बनाए। उज्ज्वला योजना में बीपीएल के करीब 38,86,000 परिवारों को 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर। यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेके उनको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी योजना का साकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजधानी जयपुर के अंदर किया। और ईआरसीपी, मैं ईआरसीपी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहता हूं, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस ईआरसीपी के बारे में आपका क्या लेना देना, आप मांगते क्या हो इसके बारे में? आपने ऐसा क्या प्रमाण पत्र दे दिया, ऐसा क्या गढ़ जीत लिया जो आपको ईआरसीपी के बारे में आप गीत गाते हो, एमओयू क्या हुआ, कितना क्या हुआ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी कितना आएगा, कितने पानी से खेत पानी पिएंगे। होते कौन हो आप पूछने वाले? आपने क्या किया ऐसा? इसलिए सुन लो मेरी बात आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस व्यक्ति में काम के प्रति समर्पण हो, वह उसे मन से करना चाहता हो, उसे कोई भी बाधा विचलित नहीं कर सकती। एक बार संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए निरंतर लगन की आवश्यकता होती है और लगातार प्रयास से वह पत्थर को पानी बना देता है। यह सिद्ध किया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब भी तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने ठीक ही कहा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी योजना का विजन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी लेके आई। आपकी तो सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं किया? जिसे विगत सरकार ने जानबूझकर अटकाया, लटकाया, भटकाया, राजस्थान के लोगों के साथ में अन्याय किया, परंतु भजन लाल सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस योजना के एमओयू का आदान प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए तथा इसे भजन लाल सरकार भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए राम सेतु लिंक परियोजना के रूप में इसे धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। अब सुनो हमने एमओयू के अंदर क्या किया, अभी भी सुन लेना। इसके लिए 12,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कर दिया। इस योजना से 17 जिलों के अंदर 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हो सकेगी और करीब 3 करोड़ की आबादी से पेयजल 3 करोड़ की आबादी को पेयजल मिल सकेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद में भी
आप ये गीत गाते हो कि ईआरसीपी का क्या हुआ, तो मेरी बात सुन लो, आपको आने वाले समय के अंदर पानी भजनलाल सरकार ही पिलाएगी, इस बात को नोट कर लेना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की भजनलाल सरकार आगामी 4 साल में और भी ऐतिहासिक काम राजस्थान की जनता के लिए करेगी। इसलिए मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं गया, समय रहते हुए इस भजनलाल सरकार की आदत डाल लो, क्योंकि पहले बजट के अंदर प्रशंसा आप लोगों ने की थी। यह बजट तो लास्ट के अंदर आता था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शुरुआत के अंदर ऐसा बजट आया। अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष के सपने को साकार करते हुए राइजनिंग राजस्थान प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सरकार हमेशा संकल्पबद्ध है। इसके लिए पहले ही वर्ष के अंदर राइजनिंग राजस्थान का आयोजन किया, जिसमें 32 देशों ने हिस्सा लिया। 16 देश पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिए। 32,000 से अधिक डेलीगेट्स, विजिटर्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मुझे अवगत कराते हुए खुशी है कि प्रदेश के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बुनियाद रखी गई। प्रदेश सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1,282 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार 2026 के अंदर पुनः राइजनिंग राजस्थान का आयोजन करेगी। इससे राजस्थान के उद्योगों के विकास होगा और पूर्ववर्ती सरकार ने जो खोखली अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसमें गति मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, कांग्रेस के नेता हमेशा बयान देते थे, इस सदन के अंदर और सदन के बाहर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, इनकी पार्टी को जिंदा करना इनका धर्म भी है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर इनके नेता हमेशा बयान देते थे कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने तो केवल योजनाओं का नाम बदला। अब मेरी सुनो, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना किसने किया? सुनते जाओ। अन्नपूर्णा रसोई योजना को इंदिरा रसोई योजना किसने किया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना किसने किया? विजय राजे सिंधिया एवं सहायता समूह योजना को प्रियदर्शनी एवं सहायता समूह योजना किसने किया? दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ योजना को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किसने किया? भामाशाह कार्ड योजना को जन आधार कार्ड योजना किसने किया? इसलिए बयान देने से पहले विपक्ष अपनी गिरबान के अंदर भी झांक लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी लोगों ने अपने खून पसीने से उस जमाने से लेके आज तक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की। यूं ही नहीं बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके अनुशासन से निकली हुई एक एक लाइन, चाहे प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, उसके लिए गाइडलाइन का काम करती है और जो गाइडलाइन जारी होती है उसी के ऊपर काम होता है। माननीय सभापति महोदय जी, जो गाइडलाइन जारी होती है उसी के ऊपर काम होता है और उसी पार्टी लाइन से निकले हुए माननीय भजनलाल जी आज प्रदेश, गांव, गरीब, किसान की आवाज बनके संकल्प वादों को पूरा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के पास थोती बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को सर्कस कहा। अब सुनो, मैं इन्हें पूछना चाहता हूं कि भजनलाल सरकार, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये सरकार सर्कस सरकार नहीं है, ये सरकार सर्वगुण संपन्न सरकार है। मैं आपके बारे में बताऊं कैसे आप लोगों ने सर्कस किया था एवं आपने कहां-कहां सर्कस के शो किए, ये भी मेरे से सुन लो आप। विगी सरकार के समय शपथ से लेके अंत तक सर्कस चली, जिसके अंदर जादूगर डमरू बजा रहा था और माननीय सदस्य सर्कस कर रहे थे। इनकी सरकार के समय के अंदर जहां-जहां शो हुए, माननीय सभापति महोदय, पहला शो मुख्यमंत्री बनने से लेके सर्कस हुआ अल्बर्ट हॉल के सामने। दूसरा शो एक लाइन का प्रस्ताव आया जब सर्कस के अंदर कोई कमी नहीं रही। तीसरा शो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि यहां तो मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, मैं यहां कोई सब्जी बैंगन बेचने थोड़ी आया हूं,
वो सर्कस से कम नहीं था। चौथा शो कोरोना काल के अंदर सरकार होटलों के अंदर रही। पांचवा शो प्रदेश को बेहाल छोड़ के आपने विधायकों की मानेसर और जैसलमेर के अंदर बाड़ेबंदी की। छठा शो आपको कुर्सी बचाओ अभियान के तहत सिविल लाइन के अंदर एक माननीय मंत्री के घर के ऊपर ड्रामा किया। सातवां शो फोन टैपिंग का। और आठवां शो जब लाल डायरी आई, जब तो आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये सोचे कि हमने 5 साल के अंदर कितने कारनामे किए, राजस्थान की जनता को कहां-कहां ठगा, राजस्थान की जनता के साथ में कहां-कहां अत्याचार किया, युवाओं के सपनों को कैसे चकनाचूर किया, महिलाओं के अस्तित्व को हम बचा नहीं पाए। इसीलिए बोलने से पहले सोचो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय अधिकारी भ्रमित रहे, किसी की सुने और किसी की नहीं सुने। पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। ये हमेशा कहते हैं कि 1 साल के अंदर तो यह पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब आप सुनो, हमारे पास आपके सारे प्रमाण हैं और आपके पास भजनलाल सरकार का प्रमाण ढूंढने के अंदर दिन रात लग जाएंगे, मगर आपको मिलेगा कुछ ही नहीं। इसीलिए इन्हीं की पार्टी के तत्कालीन ओसिया की विधायक थी, इसी सदन के अंदर पीएचडी मिनिस्टर को कहा था कि पीएचडी मिनिस्टर इज ए रबर स्टैम्प। और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने अधिकारियों की मनमर्जी के आगे घुटने टेक दिए थे और सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत जी को कहा था कि मेरा इस्तीफा लेके आईएएस कुलदीप राका को दे दो। आपको भजनलाल सरकार के ऊपर आरोप लगाते हो थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? और बैठे बैठे बोलते हो, थोड़ी मर्यादा तो सीख लो। इसीलिए मेरे को पता था कि बीच के अंदर आप फड़फड़ाहट करोगे, आपके मिर्ची लगेगी, मैं प्रमाण पूरे लेके आया हूं और आप कहोगे तो आपको मेरे पास में आ जाना, मैं एक एक चीज से अवगत करा दूंगा। कुर्सी की लड़ाई के अंदर जिलों की बंदरबाट कर दी। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा कि जब 1998 से 2003 तक आपकी सरकार रही, बताइए कितने जिले बनाए आपने? कांग्रेस की 2008 से 13 के अंदर सरकार रही, आपने कितने जिले बनाए? परंतु 2018 से 23 के दौरान गुटबाजी और चेतों को खुश करने के लिए कुर्सी की लड़ाई के अंदर बिना किसी वित्तीय प्रबंधन गांव नगर पालिका बन रहा है, नगर पालिका नगर परिषद बन रही है और रातों रात जिले बन गए। लोग ढाणी में सो रहे थे, उनको ये पता नहीं कि मैं नगर पालिका में आ गया, नगर पालिका वालों को ये पता नहीं कि मैं जिले के अंदर आ गया। कौन सी व्यवस्था है आपकी, मेरे को समझ में नहीं आती। क्या सारे काम जादू से करते हो क्या? इसीलिए शायद इनको लगा होगा माननीय सभापति महोदय कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन है हमारे पास। माननीय भजनलाल जी कल करौली के अंदर बोल रहे थे कि मैं ईआरसीपी का पानी जब 21 जिलों के अंदर आएगा, गांव ढाणी गरीब किसान की प्यास बुझेगी, खेत से सोना उगल सकता हूं। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इधर से आलू डाल दो और उधर से सोना निकल जाए। कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हो, कभी हरियाणा के चुनाव के अंदर आप जलेबी की फैक्ट्री लगाते हो। अब आपका कहाँ ध्यान रखें, आपके नेताओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई कमांड नहीं है। लोकसभा के अंदर विदेशी शक्तियों जैसे ताकतों के बैग लटका के जाते हो। इसीलिए भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिले यथावत रखे, उनके कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन, वित्तीय प्रबंधन, जिला परिषदों का गठन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके ऊपर निर्णय लेते हुए आमजन को राहत प्रदान की। तभी तो राजस्थान की जनता कहती है 1 साल के अंदर, अभी तो 4 साल का हिसाब तो बाकी है, 1 साल के अंदर बोल रही है राजस्थान की जनता, माननीय सभापति महोदय, मजबूत मुख्यमंत्री, मजबूत फैसले, आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए काका जी को काका जी कहने में कोई बुराई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के कुप्रबंधन ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी सुबह आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जवाब दे रहे थे, मगर विपक्ष की आदत पड़ी हुई है कि बीच के अंदर टोकना, छेड़ना और कैसे न कैसे हमारी सुर्खियों के अंदर फोटो आ जाए। बजट का सेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ, पेपरों के अंदर बड़े बड़े न्यूज छपी और उन न्यूज के अंदर विपक्ष तो बहुत हमलावर है, बहुत ताकतवर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बैठे ना आपका जवाब देने के लिए, आइए, ऐसे बीच के अंदर टोका टोकी क्यों करते हो? सामने आइए, टाइम लीजिए, आपको समय मिलेगा, एक एक शब्द का उच्चारण कर देना।
भजनलाल सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने राजस्थान के साथ में कितना अत्याचार किया। आपकी सरकार ने राजस्थान के गांव गरीब किसान के साथ में कितना अत्याचार किया। आप भी उसी वोट की ताकत से जीत के आते हो, हम भी उसी वोट की ताकत से जीत के आते हैं। उस जनता की वोट की ताकत है माननीय सभापति महोदय कि आप और हम सब के गले के अंदर माला डलती है, सर के ऊपर साफा बनता है। मगर आप यहाँ आने के बाद में सारी हदें लांघ देते हो, सारी हदें पार कर देते हो। कांग्रेस के कुप्रबंधन ने ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जनता को अंधेरे में रखने के लिए विवश किया। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार के समय हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहे, कोयला खत्म होने का रोना रोते रहे। कभी भी बिजली जाती गाँव के अंदर, कोयला तो है ही नहीं, हम बिजली कहाँ से लाएं, हम बिजली पैदा कहाँ से करें। अब भी हो रही है ना, अब कहाँ से आ रही है बिजली, अब कहाँ से सोलर के प्लांट लग रहे हैं। इसलिए भजनलाल सरकार ने प्रदेश को अंधेरे से निकालते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया को, जिन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए, प्रदेश की चिंता करते हुए, 8.5 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से समन्वय स्थापित करके कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की। भाजपा सरकार ने 35,138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU किए। मुझे खुशी है भजनलाल सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय के अंदर किसान भाइयों को दिन के अंदर बिजली मिलेगी। और कांग्रेस सरकार के समय क्या होता था, किसान इधर से ट्यूबवेल चालू करके खेत में पहुंचता था और पीछे बिजली गुल, फिर वो वापिस जाता था, फिर बटन दबाता था, भाई अब तो बिजली आएगी, फिर बिजली गुल। इसीलिए सुनने का मादा रखो। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहली बार अच्छा लगा। माननीय सभापति महोदय, हम अभिभाषण सुनते आए, इस सदन का भी सुनते आए, जब विधानसभा पुरानी बिल्डिंग के अंदर जब हम पढ़ते थे जब भी सुनते थे, मगर सदन के अंदर युवाओं का प्रतिनिधित्व देख के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं युवा होने के नाते राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं का ध्यान रखते हुए इस युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने वादे के अनुसार नकल माफियों को खत्म करने के लिए SIT का गठन किया। SIT का गठन ही नहीं सभापति महोदय, 260 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रदेश में एक वर्ष में 100 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ में संपन्न भी कराई। 81,000 पदों के ऊपर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया। और आपके समय के अंदर क्या हुआ, पेपर देने जाता था, जब गांव से कोई व्यक्ति आता था उसको ये पता था कि पेपर तो लगेगा नहीं, मेरे को वापस जाना है। जबकि कांग्रेस सरकार में युवा रोते रहे और संरक्षण के अंदर नकल माफिया पनपते रहे। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर पेपर का काला धंधा चलता रहा। विगत सरकार ने एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक करा के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। इसीलिए युवा हितों की बात करना विपक्ष के मुंह से कहां तक शोभा देती है, आप बताइए ना। मैं युवा होने के नाते हर डिबेट के अंदर जाता था, जब भी बोलता था, और इनको नसीहत भी दी थी कि ये राजस्थान का युवा है, जब अपनी के ऊपर ले लेगा तो अच्छे अच्छे तख्त उखाड़ फेंकेगा। मत छेड़ युवाओं को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। कितना परसेंट वोट मिला आपको, आप बताइए तो सही, आंकड़ों के अंदर आइए तो सही। अब चाहे जो बीच के अंदर बैठ के आप ये कर दिया, वो कर दिया, वो माफी मांग ले, ये माफी मांग ले, उसके ऊपर सुर्खियों के अंदर आने से एक दिन के अंदर फोटो छप जाएगी। पहले शुरुआत के अंदर आए थे जब हम भी देखते थे सदन के सितारे कैसे बनते हैं, फोटो अखबार में कैसे छपती है, मगर आपकी जैसे बीच के अंदर टोका टोकी हम नहीं करते। विपक्ष हमेशा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, इन्होंने शिक्षा के मंदिर को नहीं बख्शा। अरे भाई, आपको अंग्रेजी विद्यालय खोलने थे तो बहुत सारी बिल्डिंगें खाली है, आप उनके अंदर खोलते, हम तो खुशी थी, प्रदेश को खुशी है इस बात की। मगर विगत सरकार ने 2019-20 में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू किए। माननीय सभापति महोदय, जिनकी संख्या थी 3,737। अब सुनिए, आपकी सरकार के समय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए आप बताइए आपने कितने नए भवन बनाए? एक भी नहीं बनाया ना। आपने कितने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की? 0।
इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम का अलग से कैलेंडर बनाएंगे, धरातल के ऊपर कुछ हुआ नहीं। केवल कलर से नाम लिखने से अंग्रेजी विद्यालय नहीं खुलते। रामलाल का श्यामलाल तो मैं भी कर दूंगा, उससे वाजिबा नहीं मिलती। इसीलिए इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का नाम बदलकर महात्मा गांधी किया, जिससे विद्यार्थी ना अंग्रेजी पढ़ पाया ना हिंदी पढ़ पाया, और प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। तो अब कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। योजनाओं के बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक एक योजना को आपको आईना दिखाया है, वित्त कागजों के साथ में बात कर रहा हूं। मैं माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के बड़बोले अध्यक्ष दावा करते हैं, हर कहीं पे मीडिया के अंदर जवाब देते हैं। मीडिया के अंदर आप ही दे रहे थे, आपका एक वीडियो देख रहा था मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि ये भजनलाल सरकार उपचुनाव के अंदर कैसे जाएगी? फिर क्या हुआ? उपचुनाव के अंदर कैसे मौर्य बोल गए? आपके क्या हुआ बताओ, कैसे मौर्य बोले? माननीय गोविंद सिंह जी, गमछा हिलाने से उपचुनाव नहीं जीते जाते। स्टेज के ऊपर जाके गमछा हिला रहे हो, ये कर रहे हो, उससे उपचुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए धरातल के ऊपर उतरना पड़ता है, विजन बनाना पड़ता है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को गले लगाना पड़ता है, योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारना पड़ता है, नीति बनानी पड़ती है। और उस नीति के लिए, उस नीति के सामने 140 वर्ष पुरानी पार्टी भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के सामने, माननीय सभापति महोदय, 140 वर्ष पुरानी पार्टी माननीय भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और जमानत भी नहीं बचा पाए। कितने आए 7 में से? कितने आए आप ही बता दो। इसीलिए बोलने से पहले सोचा करो। आपकी पार्टी की स्थिति को देख के मेरे को कभी कभी बसंत याद आता है सभापति महोदय। इनकी पार्टी को देख के मेरे को बसंत याद आता है कि बसंत के अंदर पेड़ों के अंदर नए पत्ते तो आ जाते हैं, मगर मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जिस तरीके से आपकी पार्टी बिखरी है, अब ये शायद खड़ी होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे शुरुआत के अंदर इन्होंने 10 मिनट खराब किए थे। इसके प्रदेश अध्यक्ष जी के, अरे आप बीच के अंदर देखो, मैं ज्यादा पोती खोलूंगा, आपकी ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो। आज मैं आप भी मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब करोगे सभापति महोदय। ये माननीय सदस्य, आप औकात के ऊपर बताओ, ये कौन सा शब्द है? आपका समय हुआ, ये कौन सा शब्द है? औकात बताने का काम आपका नहीं है। औकात का आप ध्यान लगा दिए, इनकी औकात क्या बिखर गए क्या? आपकी औकात जनता ने बता दिए। 3 उपचुनाव में जमानतें जब्त हुई है, उस औकात को पहचानो। बिराजे माननीय सदस्य, थोड़ी सी देर में गुस्सा आ गया आपको, तो थोड़ी सी में आ गया क्या? अब सुनो, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बयान देते हैं कि हम बीजेपी और आरएसएस की एबीसीडी नहीं जानते। सभापति महोदय, इनको पूछे ना बीजेपी और आरएसएस क्या है, एबीसीडी जानते नहीं, और कमेंट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि ये तो राधे राधे लिखे दुपट्टे पहन के आ गए। कभी आरएसएस को बिल में डालने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से, ये तो गनीमत है कि हिंदुस्तान राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस है, जिसकी वजह से आप बैठे हो। नहीं, विदेशी ताकतें आपको बिल में डाल देती और आपको पता तक नहीं चलता। याद है ना, जब छोटी सी घटना होती थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका जाके हाथ जोड़ते थे, बोलते नहीं थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी दिमागी हालत का चेकअप कराइए माननीय सभापति महोदय। श्री गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, माननीय सभापति महोदय, हमारे दल का समय अलॉट हो चुका है, हमें बोलने दें। 30 मिनट बोला है, आपके सचेतक जी ने इसमें लिखा हुआ है। सभापति महोदय, हमारे दल का समय निर्धारित है, उसके अंदर ही बोलेंगे। सभापति महोदय, प्रथम वक्ता है, प्रस्ताव रख रहे हैं, इनको पूरा बोलने दें, जितना ये चाहे बोलें।